हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ दी एमसीक्यू। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट। एंड हम एमसीक्यू देखने वाले हैं दैट इज़ फॉर द चैप्टर ऑसिलेशन। कौन सा चैप्टर चालू है हमारा? ऑसिलेशन। और ये जो ऑसिलेशन के हम एमसीक्यू देख रहे हैं दैट इज़, ये हम कैसे एमसीक्यू देख रहे हैं? दैट इज़ लेवल 3 एमसीक्यू। मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लेवल 3 है। लेवल 1 मतलब इजी है, लेवल 2 मतलब मीडियम, और लेवल 3 मतलब जरा डिफिकल्ट लेवल के हम यहाँ पे देखे वाले, राइट। सो लेवल 1 के हमने ऑलरेडी देखे हैं, राइट। और इसमें लेवल 3 और सम देयर विल बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द लेवल 2 आल्सो, राइट। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेवल 3 होंगे, जो इजी होंगे मोस्ट ऑफ द लेवल 2 के लेवल के होंगे, ठीक है। जो तो चलो तो ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स टी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? दैट इज विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है, उसमें मोशन क्या होता है? रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे टाइम है, राइट। तो देखो यहाँ पे देखो ये मतलब आफ्टर दिस पॉइंट, ये देखो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस का इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी सेम है। मतलब क्या, ये जो इंटरवल है, आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन रिपीट्स, राइट। सो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा, राइट। दिस मोशन विल बी द पीरियोडिक, राइट। अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये ना, यहाँ पे ये पीरियोडिक नहीं है, तो आंसर इसका ऑब्वियसली ऑप्शन बी ही होगा। एट तो देखिए सी भी देखते हैं, देखो सी तो ऑब्वियसली हमें पता है, दिस इज दी, हमें ये वेल नोन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन, राइट। ये उसका एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑन टाइम एक्सिस सेम ही है, सो टाइम पीरियड उनका सेम है। सिमिलरली दिस मोशन इज ऑल्सो रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। ये इनका टाइम इंटरवल बनता है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये इतना टाइम इंटरवल लेता है, राइट। ठीक है, सो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 1.25 हर्ट्ज, 1.25 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। देखो फ्रीक्वेंसी देखो क्या दी है उसकी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 1.25 हर्ट्ज, 1.25 हर्ट्ज। अभी हर्ट्ज मतलब क्या होता है? दैट इज यहाँ पे 1.25 हम बोलेंगे इसको पर सेकेंड होता है, राइट। हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड होता है। सो अभी उन्होंने पूछा है इन 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज फ्रीक्वेंसी हमें पर मिनट निकाले, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दैट इज ये जो फ्रीक्वेंसी है 1.25, इसको सिंपली 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल जाएगा? 1.25 इंटू 60, देखिए कितना आता है, जस्ट मिनट। ठीक है, सो 1.25 इंटू 60, ये आंसर आएगा, दैट इज 6। ओके, तो ये और जीरो, सो ऑब्वियसली ये पॉइंट इधर आ गया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट फ्रीक्वेंसी आएगी 75 पर मिनट। सो इतने बिट्स होंगे 1 मिनट में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is attached to one end of the massless spring which is suspended vertically from a fixed point, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, राइट। तो ये जो वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ये ऐसे सस्पेंडेड है, मास इज हेल्ड इन हैंड सो दैट द स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच्ड और नॉर कंप्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, इसको मास अटैच किया है, और द मास इज हेल्ड इन हैंड सो दैट, अभी यहाँ पे नीचे मतलब एक हैंड, इस हैंड में ये मास यहाँ पे रखा है, यहाँ पे ऐसे हाथ पे ये मास रखा है, और यहाँ पे क्या बोला है? इज नाइदर स्ट्रेच और नॉर कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड भी नहीं है और स्ट्रेच्ड भी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में है जो हमारी स्प्रिंग है जो अभी, राइट।
सो उन्होंने क्या बोला, द मास इज हेल्ड इन हैंड, ओके देखिए, सडनली द सपोर्ट ऑफ हैंड इज रिमूव, ये हाथ को यहाँ से हमने निकाल दिया, मतलब एकदम झटक सडन निकाल दिया, तो ये क्या होगा, तो उन्होंने बोला है द लोवेस्ट पोजीशन अटेन बाय द मास ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर बिलो द पॉइंट वेयर इट वाज हेल्ड, ठीक है। सो मतलब ये लोअर मोस्ट पोजीशन लेट से उसकी यहाँ पे आ गई, राइट। सो यहाँ से उन्होंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर आ गया है। वेयर इट वाज हेल्ड इन हैंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन क्या होगा उन्होंने बोला, तो यहाँ पे देखो ऑसिलेशन क्या होगा, देखो द लोवेस्ट पोजीशन एंड हैंड, ये जो होंगे विल बी द एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों उसके एक्सट्रीम पोजीशन होंगे, मतलब क्या, ये जो उसका हैंड है यहाँ पे, ये एक पोजीशन और ये एक पोजीशन, ये कैसी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, दिस इज दी वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, और इसके बीच में ये क्या करने वाला है, दैट इज यहाँ पे ऑसिलेट होने वाला है ये मास, तो ऑब्वियसली इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका इसका हाफ होगा, सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे उसका क्या होगा, दैट इज 4 divided by 2 is equals to 2 centimeter, right? So this will be the answer, that is 4 by 2, that is 2 centimeter, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, out of the following functions representing motion of particle, which represents SHM? ठीक है, पहले x is equals to sin of cube omega t, ठीक है, इसको देखते बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन ऑब्वियसली क्या बोला उन्होंने, मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स SHM, देखो ये जो इक्वेशन है ऑब्वियसली ये इक्वेशन ना ही पीरियोडिक मोशन का है ना ही SHM का है। अभी आप सेकेंड इक्वेशन, आप सॉरी थर्ड जब देखेंगे आप, थर्ड इज पीरियोडिक, थर्ड पीरियोडिक है बट ये SHM नहीं होगा, जो थर्ड है ये इट रिप्रेजेंट्स द पीरियोडिक मोशन बट जो ये क्या होगा, SHM नहीं होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या होने वाला है, हर एक का यहाँ पे ये एक इनका हर एक का टाइम पीरियड कैसा है, अलग अलग है। अब ये फोर्थ इक्वेशन देखोगे तो ये पीरियोडिक भी है, राइट, विथ पीरियोडिक भी है, उसका पीरियड क्या होने वाला है, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, एंड यहाँ पे ये SHM भी है, बिकॉज ये दोनों का भी टाइम पीरियड यहाँ पे सेम होने वाला है और ये दोनों का मिलकर एक रिजल्टेंट बनेगा। सिमिलरली अभी साइन क्यूब ऑफ ओमेगा टी, तो साइन क्यूब ऑफ ओमेगा टी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो साइन क्यूब ऑफ ओमेगा टी का फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आता है देखो 1/4, यहाँ पे आता है दैट इज 3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला साइन 3 ओमेगा टी का होता है और उस फॉर्मूले से हम साइन क्यूब ऑफ ओमेगा टी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखो, अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो ये एक SHM होता है, सॉरी ये एक इक्वेशन होता है और ये अनदर इक्वेशन होता है, फिर से यहाँ पे टाइम पीरियड अलग आ गया, यहाँ पे टाइम पीरियड अलग आ गया, राइट, इसलिए ये क्या होगा, फिर से दिस इज दी पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन बन जाएगा बट SHM नहीं होगा, राइट, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे 4 है, दैट इज ओनली 4, दैट इज ऑप्शन डी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो मोशन इज पीरियोडिक, करेक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन अबाउट द मीन पोजीशन, बराबर, ये लीनियर SHM की कैरेक्टरिस्टिक्स है, द ऑसिलेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर द एनर्जी कन्वर्जन, ये भी सही है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ये गलत है, ऑब्वियसली ऊपर के 3 सही है तो ये गलत ही होगा, लेकिन हमेशा याद रखिए जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, एक्सेलरेशन इन SHM, एक्सेलरेशन इन SHM is always directed towards, is always directed towards, is always directed towards mean position, is always directed towards the mean position, याद रहिए इसको हमेशा, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, एक बाकी दूसरी पोजीशन की तरफ नहीं होता है, ठीक है, सो इसको हमेशा याद रखिए, सो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ इफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन is represented by d square x upon dt square plus alpha x is equals to 0, its time period will be,
ठीक है। सो देखो इक्वेशन यहाँ पे SHM का ये दिया है, हमें पता है दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है SHM का हमारा, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से अगर हम दोनों को इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए देखो हमें यहाँ मिलेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा अल्फा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अल्फा। तो उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई बाय रूट अल्फा, राइट। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले ही, ठीक है इसको फिर से करेंगे हम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, इफ x v and a represent displacement, velocity and acceleration of particle executing simple harmonic motion of time period t, then which of the following does not change। ऐसा हुआ, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चेंज, मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन बाय ऑप्शन ही जाना पड़ेगा। सो हम पहले देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, दैट इज ए इंटू, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ए इंटू टी अपॉन वी। सो ए मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर एक्स टी जैसे वैसे हम रखेंगे। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, सामने हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज ओमेगा एक्स टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए इस इक्वेशन में देखिए एक्स की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा रेशियो है इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज होने वाली है। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा तो ये ऑब्वियसली रेशियो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। उन्होंने क्या पूछा है, डज नॉट चेंज, ऐसा बताइए जो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ऑप्शन ए देख लिया। अब हम देखेंगे दैट इज ऑप्शन बी। नाउ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू टी अपॉन एक्स, ए इंटू टी अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे फिर से a मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स, टी जैसे को वैसे रखेंगे और यहाँ पे ये x। तो यहाँ पे फिर से क्या आता है, ओके सॉरी हमने c ले लिया क्या, ठीक है आंसर आई थिंक c ही है। देखो ठीक है, एक मिनट, क्योंकि c का तो आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। सो यहाँ पे हमें पता है दोनों को एक में कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ पे ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है। सो यहाँ पे मैं 2 पाई बाय टी का अगर स्क्वायर करूँगा इंटू टी करूँगा तो यहाँ पे आंसर मुझे और क्या मिलेगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। तो ये टी ये स्क्वायर कैंसिल, सो आंसर विल बी, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी। तो मतलब ये कांस्टेंट आ गया। अभी यहाँ पे कुछ एक्स की टर्म नहीं आ रही है और कुछ ऐसी टर्म नहीं आ रही है कि जो चेंज होने वाली है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है। मतलब ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे सिंपली ये आ गया तो आंसर सी हो गया। ठीक है, अभी हम बी भी देखते हैं। ठीक है, देखते हैं बी क्या होता है, क्या आता है। तो देखो बी में भी देखो प्लस में आ रहा है, ठीक है नहीं होगा ये भी, ठीक है चलो देखते करके, ए टी प्लस 2 पाई वी। देखो ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये टी जैसे को वैसे रखा, ये सामने 2 पाई और वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये फिर से ये इसको और हम ओमेगा कॉमन निकालेंगे बहुत से बहुत इसमें, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे फिर वैल्यू चेंज होने ही वाली है। तो आंसर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी केस ऐसे ही होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए टी था, यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ओमेगा 4 ओमेगा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, बस ऐसे आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो एक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी ही ऐसा है जो चेंज नहीं होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, displacement versus time curve for particle SHM is as shown in the figure. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is
करेक्ट, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सॉरी, क्या बोला है, फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो टी इज इक्वल्स टू 0, देखो टी इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे पार्टिकल के एट 0, ये यहाँ पर है, एट 0 ये यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे ये कैसे होने वाली है, माइनस में होने वाली है, राइट। सो ऑब्वियसली ये जो फेज है उनका यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम नहीं होने वाला है, राइट। सो दोनों की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस मतलब रिवर्स है कहेंगे हम, ठीक है। फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टाइम टी 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 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो टी इज इक्वल्स टू 2 एंड टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो देखो t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 5। देखो 2 पे वो कहाँ पे है, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है, और 5 पे वो कहाँ पे है, दैट इज मीन पोजीशन पे है, दैट इज 0 पे है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली फेज तो सेम होने ही नहीं वाला। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या कहते हैं, फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड। नाउ t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये दोनों भी मीन पोजीशन पे है, बट ये सेम फेज में नहीं है। देखो ये क्यों, बिकॉज ये 1 पोजीशन पे, ये देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, राइट। लेकिन कौन से एक्सट्रीम से, दूसरे ये वाले एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये निगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, राइट। तो मतलब लेट से अगर हमारा ये हमारा ऐसा इस तरीके का, लेट से दिस इज द वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द मीन पोजीशन। तो जो एट 7th सेकेंड जो है वो E2 से इधर आ रहा है एंड फर्स्ट सेकेंड में जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, राइट। तो ये इनकी डायरेक्शन अलग है, राइट। तो अगर सेम फेज चाहिए हमें, इफ वी वांट द सेम फेज, तो सेम फेज के लिए क्या चाहिए हमारे पास, देखिए एक मिनट, देखिए इफ वी वांट द सेम फेज, सो फॉर द सेम फेज हमें क्या चाहिए, हमें होना चाहिए दैट इज उनकी पोजीशन भी कैसे होनी चाहिए, सेम पोजीशन होने चाहिए, प्लस उसके पास उसकी डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे पोजीशन उनकी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, बिकॉज ऊपर के तीनों तो गलत हो गए। फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। देखो t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। देखो यहाँ पे भी ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पोजीशन भी उनकी सेम आ रही है एंड डायरेक्शन भी उनकी सेम आ रही है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ये याद रहिए, हमेशा रखिए, दैट इज इफ फेज सेम होने के लिए क्या चाहिए, एक तो पोजीशन भी उनकी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी उनकी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कीप इन माइंड दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ two simple harmonic motions are represented by the equation okay, that is y1 is equals to 10 sin of pi by 4 12t plus 1, ठीक है। एंड दूसरा दिया y2 is equals to 5 sin of 3pt plus root 3 cos of 3pt, और रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है। देखिए y1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 साइन ऑफ पाई बाय 4 12t प्लस 1, राइट। y2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 साइन ऑफ ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, 3pt 5 साइन ऑफ 3pt प्लस रूट 3 कॉस ऑफ 3pt, राइट। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो अभी यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। अब देखो ये जो पहला हमारा एसएचएम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड उसका 10 है, समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पे 20 प्लस 1।
अभी यहाँ पे देखिए हमें एम्पलीट्यूड हम 5 नहीं कह सकते, बिकॉज ये जो एस एच एम दिया है इट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ 2 एस एच एम दिया है, उसको सिंगल एस एच एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल एस एच एम कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम प्रॉपरली ये ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो एडजस्टमेंट हम इसको साइन के फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 5, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंटू 2 डिवाइड बाई 2 करता हूँ। तो यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, जो हमारा ब्रैकेट है जैसे कि वैसा रहेगा, बस मैंने यहाँ पे सिंपली अरेंजमेंट क्या कर दी है, दैट इज इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 5 इंटू 2 10 हो गया, और ये जो डिवाइड बाई 2 है अंदर ब्रैकेट में दे दीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू साइन ऑफ 3pt प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस ऑफ 3pt। तो यहाँ पे अगर हम पूरा आगे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 3pt प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो 1/2 मतलब साइन 30 हो गया। अब यहाँ पे √3/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 30, यहाँ पे सॉरी इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे साइन में है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसको साइन 30 की जगह में क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं कॉस 60 या फिर कॉस π/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये साइन 3pt √3/2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ π/3 साइन 60 हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ 3pt। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, दैट इज y2 इज इक्वल टू 10। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10 साइन ऑफ 3pt प्लस 3pt प्लस दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज π/3, यहाँ पे आ जाएगा π/3, राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, दैट इज 5/4 12t, और यहाँ पे साइन ऑफ 3pt कॉस ऑफ 3pt, राइट। अब देखो ये y2 का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 10 हो गया, ये y1 का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 10 हो गया। सो ऑब्वियसली उन्होंने पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, सो यहाँ पे a1:a2 क्या आ जाएगा, 10/10 मतलब क्या आ जाएगा 1:1। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ two simple harmonic motions 1 and 2 from graph it is as follows now, ठीक है। ये से दोनों, ये एक देखो ये बोल्ड में है उसका नाम है 2, और जो फेंट में है उसका नाम है 1। तो उन्होंने क्या बोला है, कर्व 1 हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द कर्व 2। देखो पहले कर्व 1 की फ्रीक्वेंसी निकालते, तो पहले कर्व 1 का हम टाइम पीरियड निकालते। देखो सो कर्व 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से आया, और उसका ये यहाँ पे उसने पहला ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया। देखो क्योंकि उसने यहाँ से आया यहाँ, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे गया हो, मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकंड लग रहा है। सो ऑब्वियसली t1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 सेकंड आ गया। सो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी उसकी, 1/8 आ जाएगी, राइट। नाउ कर्व 1 हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द कर्व 2। नहीं ये तो दिख नहीं रहा, ठीक है देखते हैं हम। तो देखो कर्व 2, देखो ये बोल्ड लाइन, देखो कर्व 2 की फर्स्ट जो ऑसिलेशन है वो कब यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर से वो यहाँ से यहाँ पे देखो फिर इनिशियल पोजीशन पे आता है। मतलब उसका जो 1 ऑसिलेशन है वो कितने टाइम पीरियड में खत्म हो रहा है, दैट इज उसका टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/4 सेकेंड, ठीक है। सो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। ऑप्शन बी क्या दिया है, कर्व 1 हैज फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ऑफ कर्व 2। कर्व 1 हैज फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ऑफ कर्व 2, नहीं गलत हो गया ये, इसको 2 करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये 1/2 हो जाएगा, नहीं दैट विल बी रॉन्ग। ऑप्शन सी कर्व 1 हैज फ्रीक्वेंसी हाफ दैट ऑफ कर्व 2, हाँ ये सही होगा। तो कर्व 1 हैज द फ्रीक्वेंसी हाफ दैट ऑफ कर्व 2। देखो कर्व 2 को जब हम हाफ करेंगे मतलब क्या, 1/4 इंटू 1/2 मतलब उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ऑब्वियसली 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली जो हमारा सॉरी म्यू 1 जो है, तो म्यू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज म्यू 2/8।
2, राइट. सो ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. दैट इज आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी. वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाइब्रेटरी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x is equals to 2a cos omega t plus a cos of omega t plus pi by 2 plus a cos of omega t plus pi plus a by 2 cos of omega t plus 3 pi by 2. The resultant amplitude of motion is. resultant amplitude पूछा है. देखो resultant amplitude क्या होगा? पहले इसको क्या करो, एक सिंगल एसएचएम में कन्वर्ट करो. बहुत सारे कॉस कॉस वाले टर्म है तो इसको एक टर्म में हम कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. सो देखो x इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, देखो 2a cos ऑफ ओमेगा टी, 2a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा. देखो अभी a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हमें पता होता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज माइनस साइन थीटा होता है, राइट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दैट इज माइनस, यहाँ पे लिखेंगे a साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी. देन अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई. तो फिर यहाँ पे cos का cos ही रहता है, लेकिन साइन देखो, साइन यहाँ पे निगेटिव आएगी बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा? a cos ऑफ ओमेगा टी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड देन प्लस का यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2. फिर से यहाँ पे क्या होगा? इसका साइन में कन्वर्जन होगा, लेकिन अभी ये 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, मतलब प्लस में जाने वाला, तो मतलब 4 क्वाड्रेंट में जा रहा है जहाँ पे कॉस पॉजिटिव ही होता है. तो यहाँ पे साइन प्लस ही रहेगी और सामने रहेगा a बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2. ठीक है. सो x इज इक्वल टू क्या होता है? 2a cos ऑफ ओमेगा टी, 2a माइनस a दैट इज a cos ऑफ ओमेगा टी. यहाँ पे क्या होगा? a cos ऑफ ओमेगा टी, 2a माइनस a दैट इज a cos ऑफ ओमेगा टी. और यहाँ पे a माइनस a साइन ओमेगा टी, और फिर सॉरी यहाँ पे हमने cos ही लिख दिया, यहाँ पे साइन लिखना चाहिए था. ओके. सो ये साइन, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस ए बाई टू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई टू. सॉरी ये यहाँ पे मैंने हाँ ये पाई बाई टू भी गलती से लिख दिया. ठीक है. सो ठीक है, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके ठीक है. सो उन्होंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे ये एक एस एच एम होगा, ये एक एस एच एम होगा. अभी मैं इस एस एच एम को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. देखो इसको अगर साइन में कन्वर्ट करना है मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे कन्वर्ट करना है? एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा? दैट इज ए, इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ये आएगा यहाँ पे a बाई टू साइन ऑफ ओमेगा टी. देखो अब देखो ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन, अभी हमें रिजल्टेंट निकालना है, राइट. रिजल्टेंट निकालना है. तो ये हमारा एक एम्पलीट्यूड होगा, ये a बाई टू दूसरा एम्पलीट्यूड होगा, राइट. और दोनों में फेज डिफरेंस देखो, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसका फेज है ओमेगा टी. सो दोनों में कितना डिफरेंस है? पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, राइट. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज r इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता है, बड़े लंबे डेरिवेशन से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है. इट इज r इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, दैट इज फेज डिफरेंस. फाई मतलब फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज देखो a1 मतलब क्या है? a है. सो यहाँ पे ये a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a2 मतलब क्या है? a बाई टू है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2a1 a2 कॉस ऑफ पाई बाई टू. देखो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, राइट. तो सिर्फ इतने टर्म तो देखो, तो यहाँ पे हमें r क्या मिलेगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर बाय 4. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दैट इज देखो अंडर रूट a स्क्वायर, अंडर रूट मतलब यहाँ पे ये
ए रहेगा सिर्फ, या 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, अंडर रूट रहेगा सिर्फ 5। तो आंसर क्या आएगा, रूट 5/2 इंटू ए, सो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, सिंपली एक एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर बाद में इसको साइन साइन में रख दिया, सिर्फ ये जो हमने फेज डिफरेंस के लिए किया है यहाँ पे जो किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a particle executing SHM is described by a displacement function xt is equal to a cos of omega t plus phi. If the initial t position at t is equal to 0, position of particle is 1 centimeter, its initial velocity is pi centimeter per second, and its angular frequency is pi per second, then the amplitude of the motion is। ठीक है, चलो क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। चलो उन्होंने क्या बोला, एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू a cos ऑफ, और ये t 0 हो गया तो ये ओमेगा इंटू टी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 5, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a cos ऑफ 5। ठीक है, ओके, इसको रखो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पाई सेंटीमीटर सेकंड। मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, दैट इज पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखो अभी वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज dx/dt, राइट। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये a cos ऑफ ओमेगा t, इसका मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस उसका डेरिवेटिव आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखता हूँ मैं, माइनस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और ये इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर ब्रैकेट का, तो ये यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, सो उन्होंने एट t इज इक्वल टू 0 दिए है ऑलरेडी वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पे v इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 5, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a ओमेगा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 5, बिकॉज एट t इज इक्वल टू 0 इसका मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 5। ठीक है, नाउ देन उन्होंने फिर दिया है कि ये जो हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी दी है, पाई पर सेकेंड। अगर ओमेगा पाई पर सेकेंड दे दो नाउ, देखो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी हमें मिल जाती है, देखो ओमेगा इज इक्वल टू अगेन क्या दी है, पाई पर सेकेंड। सो वेलोसिटी देखो कितने आ जाएगी, देयरफॉर ये जो हमारा है इक्वेशन, ये क्या बनेगा, देखो दैट इज पाई इज इक्वल टू माइनस a इंटू पाई साइन ऑफ 5। सो ये पाई पाई कैंसिल, सो हमें क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 5। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2। सो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर इंटू 1 यहाँ पे इज इक्वल टू 2 आएगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज √2, और यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, सेंटीमीटर में। सो यहाँ पे कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था, बट ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ two particles execute simple harmonic motions of same amplitude and frequency along same straight line. They cross one another when going opposite direction. The phase difference between them. Okay. ठीक है, तो उन्होंने हमें फेज डिफरेंस पूछा है। ओके, नीचे भी दिया था, फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर 1/2 ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट का देखो, हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू
ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उन्होंने क्या बोला, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी है, डिस्प्लेसमेंट आर वन हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ए बाई टू है, और ये ए बाई टू इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ये ए कैंसल, सो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या, फेज क्या आ गया हमारा, फेज क्या आ गया हमारा, देखो यहाँ पे एक तो 30 डिग्री हो सकता है फेज, और 150 डिग्री। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, दैट इज ये जो एक तो उसका 30 डिग्री पे ऐसा आएगा या 150 डिग्री पे, मतलब जो पार्टिकल है उसकी दोनों पोजीशन कौन सी होगी, दैट इज ये पोजीशन एक होगी 30 डिग्री वाली, एक पोजीशन होगी 30 डिग्री फेज वाली, दूसरी पोजीशन होगी 150 डिग्री फेज वाली। तो ऑब्वियसली तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, दैट इज ये दोनों का डिफरेंस ले लो, 150 माइनस 30, दैट इज 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। 120 डिग्री मतलब कितना, ये 60 डिग्री का 2 टाइम, 60 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई/3, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई/3 रेडियन। कभी कभी रेडियन में भी दे सकते हैं ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 2 kg is attached to spring constant 50 Newton per meter. The block is pulled off distance 5 cm from its equilibrium position at x is equals to 0. Okay, on a horizontal frictionless surface from rest. The displacement of the block at time t is given by, ठीक है। So देखो ये 5 सेंटीमीटर नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वहाँ पे मीन पोजीशन को उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, राइट। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे लिया है, तो जब उसको छोड़ेंगे तो ये फिर से मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली क्या होगा, हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मिलेगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर मतलब ही कितना होता है, दैट इज 0.05 मीटर। ठीक है, देन उन्होंने उसका क्या दिया है अभी, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, देखो k इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 न्यूटन पर मीटर। देखो सो k की वैल्यू देखो, k का हमारे पास k दिया है, ओके। अभी मास भी दिया है हमारे पास, देखो मास दिया है 2 kg। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ k/m होता है, राइट। सो अंडर रूट ऑफ k/m, तो k मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ पे दिया है 50, ये m2, सो ये अंडर रूट ऑफ 25, सो ओमेगा यहाँ पे कितना आएगा हमारे लिए, दैट इज 5, यहाँ पे 5 आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ओमेगा। सो इसका मतलब अभी एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे दैट इज इनफ, x इज इक्वल्स टू 0.05 साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब 5 इंटू टी, ये हमारा इक्वेशन ऑफ SHM बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, दैट इज यहाँ पे ये आता है ऑप्शन ई का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जरा बड़ा क्वेश्चन है। A non-viscous liquid of density rho is filled in a tube with A as the area of cross section as shown in the figure. If the liquid is slightly depressed in one of the arms, liquid column oscillate with frequency. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्यूब ऐसी दी है, देखो यहाँ पे अगर हमने एक को किसी को डिप्रेस कर दिया, जैसे एक को डिप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे दूसरे में क्या होगा, रेज होने वाला है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे रेज होने वाला है। और वो कैसे रेज होने वाला है, देखो जो रेज होने मतलब वो इनिशियली उसका वो यहाँ पे हो था, और ये इनिशियली था यहाँ पे, तो ये इसकी उतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, दिस इज दी y, यहाँ पे ये y से ये ऊपर गया है, राइट, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है y, राइट। और अगर हम वर्टिकल देखेंगे तो ये उसकी यहाँ पे हाइट आ गई है, ये जैसे इसको हम नाम देते हैं h1, और ये दूसरी हमने हाइट ले ली, ये हाइट हो गई उसकी h2, देखो ये h1 हो गया, ये h2 हो गया। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो
जैसे इसको हम यहाँ से डिप्रेस करेंगे ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये H1 से नीचे आएगा ये H2 से ऊपर जाएगा, ये H2 से नीचे आएगा ये H1 से ऊपर जाएगा, ऐसा ये ऑक्सीलेशन चलता रहेगा। अभी हमें यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होने वाला है, देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना है, दैट इज ये प्रेशर की वजह से जो फोर्स रहने वाला है, तो यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज माइनस प्रेशर चेंज डेल्टा पी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है हमें, राइट। अभी देखो हमें पता है यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, देखो प्रेशर मतलब यहाँ पे क्या रहना है, दैट इज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम जब हाइड्रोलिक स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है रो जी एच, लेकिन यहाँ पे 2H है, राइट। तो टोटल कितना, ये H और ये H ऐड होने वाला है, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो ये H यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से आने वाला है, राइट। सो टोटल हाइट कितनी होने वाली है यहाँ पे माइनस ऑफ यहाँ पे H1 प्लस H2 और ये रो जी आगे जैसे कि ऐसा लिखते हैं हमने इंटू ये आगे, ठीक है, रो जी ए। अब देखिए आगे इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे अभी ये एंगल भी उन्होंने दिया है, यहाँ पे ये एंगल दिया है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे देखो, मैं ये ट्यूब का ये सेक्शन ले रहा हूँ, ये उसकी हाइट हो गई H1, ये उसका सेक्शन हो गया Y और ये इसका एंगल है थीटा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लूँ तो साइन थीटा मुझे क्या मिलता है, दैट इज H1 अपॉन Y, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से ये एंगल उन्हें ये थीटा 2 दिया है, ये थीटा 1 दिया है, राइट। तो यहाँ पे साइन थीटा 1 हो गया, साइन थीटा 2 क्या आएगा, साइन थीटा 2 क्या आएगा H2 अपॉन Y, राइट। सो यहाँ पे हम H1 H2 को इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हैं, दैट देयरफॉर H1 इज इक्वल टू क्या हो गया Y साइन ऑफ थीटा 1, यहाँ पे H2 इज इक्वल टू क्या हो गया Y साइन ऑफ थीटा 2, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या होगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ये Y साइन ऑफ थीटा 1 प्लस Y साइन ऑफ थीटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा रो जी ए, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y साइन ऑफ, ये रो जी ए भी इसके साथ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। उन्होंने हमें पूछा क्या है, द लिक्विड स्लाइडली डिप्रेस्ड इन वन ऑफ द फिगर, द लिक्विड कॉलम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी पूछी है उन्होंने हमें, राइट। तो यहाँ पे हम इस फोर्स को उसे इक्वेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ F की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे MA, दैट इज MA, बराबर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर देखो A इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिखता हूँ अभी माइनस वाई रो जी ए कैपिटल A, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय m, रो जी ए अपॉन m साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब ये देखो y आ गया। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, दैट इज हमें पता है दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर x होता है। तो यहाँ पे अगर y में इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट अगर y में है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। सो राइट, सो ये देखो ये a ये y इंटू ये जो टर्म है पूरी टोटल, यहाँ से दिस टर्म, यहाँ से ये टर्म मतलब टोटल क्या होने वाली है, दैट इज द ओमेगा स्क्वेयर, बराबर। तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होने वाला है रो जी कैपिटल A इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, देयरफॉर स्क्वेयर ओमेगा मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बराबर। फिर यहाँ से उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ये पूरी टर्म आएगी, बराबर। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और ये जो अंडर रूट ब्रैकेट की वैल्यू है जैसे कि वैसे, दैट इज रो जी ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है।
डिवाइडेड बाय दैट इज m। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। दिस विल बी आवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, देखो 1/2 पाई rho g a sin of theta प्लस sin of ये, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा था, ये क्वेश्चन जरा तगड़ा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं, 1 बाय 1 जाना है। यहाँ पे देखिए एक तरफ से प्रेस किया तो एक तरफ से ऊपर जाएगा, फिर वो दूसरे तरफ से नीचे आएगा तो ये तरफ से ऊपर जाएगा। मतलब जो एग्जैक्टली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाली है, h1 प्लस h2 होने वाली है, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेशर की वजह से फोर्स होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर मतलब क्या होता है, रो जी एच। यहाँ पे टोटल हाइट क्या होने वाली है, दैट इज h1 प्लस h2, राइट। फिर हमने इस h1 एंड h2 को देखो इस ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो इन टर्म्स ऑफ y की वैल्यू निकाल दी हमने, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू h1 अपॉन y। फिर हमें h1 निकाले इन टर्म्स ऑफ y एंड साइन थीटा, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन रखा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, और फिर एक्सेलरेशन जो हमारा एसएचएम वाला होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर ओमेगा स्क्वायर और ये टर्म को कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, देन ओमेगा इज इक्वल टू ये अंडर रूट आ गया, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, एंड फाइनली वी गेट दिस आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, figure shows the circular motion of the particle, the radius of the circle, the period, sense of revolution and initial position are indicated in figure. The simple harmonic motion of the x projected radius vector of rotating particle p is. Okay, ठीक है। देखो हमें पता है that is जो projection होता है, that is the projection of circular motion on diameter is the SHM, right? तो यहाँ पे हमें ये वर्टिकल डायमीटर पे है, सॉरी नहीं हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे है, यहाँ से इस पे गिरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ऑब्वियसली एक मिनट, देखो तो हमें पता है जो रेडियस होती है, रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है हमारा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देयरफॉर आर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, दैट इज एम्पलीट्यूड, राइट, दैट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ से मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा मोशन यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, दैट इज दिस पोजीशन से, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ है हमारा, राइट। बिकॉज डायरेक्शन देखो ऐसी जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मीन पोजीशन देखो, क्यों एक्सट्रीम पोजीशन, देखो यहाँ से स्टार्ट होता तो ये उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होता, दैट इज सेंटर पे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है मतलब एम्पलीट्यूड से। सो कॉस में इक्वेशन आएगा हमारा बराबर, क्योंकि हमें पता है जब मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला हमारे पास, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। अगर मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, a कॉस ऑफ ओमेगा t। एक्चुअली फाई नहीं लिखना चाहिए था मैंने यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन फाई 0 ही आता है। ठीक है, चलो तो एम्पलीट्यूड तो रेडियस आ गया पता है। अब तो बाद में उन्होंने क्या दिया है, देखो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है एक्चुअली मोशन का, यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्शन उसकी ऐसी है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट इज आंसर क्या होने वाला है, दैट इज ये 45 डिग्री है। तो इसका मतलब उसका इनिशियल फेज मतलब क्या, फाई कितना है 45 डिग्री, मतलब ये इपोच हमें कितना दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इनिशियल फेज। कितनी दी है, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज पाई/4। सो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए मतलब रेडियस कितनी है 2 कॉस ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई/4। कॉस में क्यों लिया है, बिकॉज ये जो स्टार्ट है उसका मेन पोजीशन से नहीं है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। ओके, सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ a particle executing SHM with time period t and amplitude a, the mean velocity of the particle averaged over the quarter oscillation। देखो मीन वेलोसिटी पूछी है, मीन वेलोसिटी मतलब क्या, देखो ये हमारा एक SHM है, ये मीन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब उन्होंने क्या बोला है कि द मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज और क्वार्टर ऑसिलेशन। देखो क्वार्टर ऑसिलेशन मतलब क्या,
ये यहाँ से इतना आ गया, ये इसका 1 हो गया, ये सेकेंड बराबर, फिर ये थर्ड, और फिर ये यहाँ पे फोर्थ बराबर। तो यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। तो ये हम इसको, ये जो पार्ट है जर्नी का हमारे 1/4 पकड़ सकते हैं, दैट इज क्वार्टर, राइट। मतलब लेट से हमें क्या करना है, दैट इज जो पार्टिकल है हमारा मीन पोजीशन से वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये क्वार्टर पार्ट पकड़ने वाले। तो हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, दैट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम इसके बीच में का, राइट, टोटल टाइम, राइट। अभी v1 मतलब क्या, हम क्या करते हैं यहाँ पे, दैट इज v मीन प्लस v एक्सट्रीम डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑब्वियसली अगर टोटल को टाइम कैपिटल टी रहेगा तो ये क्वार्टर को कितना होगा, दैट इज t/4 होगा, राइट। अभी मीन पोजीशन देखो, मीन पे वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, डिवाइड बाई ये t/4 आएगा बराबर। सो फाइनली हमारे यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज मीन वेलोसिटी कितनी आएगी, 4a ओमेगा अपॉन टी, 4a ओमेगा अपॉन टी। सो इन्होंने क्या बोला है, द पार्टिकल क्वार्टर ऑसिलेशन इज, अभी यहाँ पे ओमेगा को हम 2π/t भी रखेंगे, एवरेज t/4 वी ये ओमेगा। तो यहाँ पे कुछ सो यहाँ पे ए ओमेगा अपॉन 4a ओमेगा अपॉन टी, इन्हें क्या हो जाए पार्टी एवरेज, मीन वेलोसिटी एवरेज ए ओमेगा अपॉन टी। ओके हाँ ठीक है, बराबर है ना। ओमेगा मतलब आता है, ओके 4 × a, ओमेगा मतलब आएगा 2π/t हो गया, लेकिन ये t² हो जाएगा। यहाँ पे 4a ओमेगा अपॉन ए ओमेगा प्लस 0 डिवाइड बाई t/4, ये 4 ऊपर गया, 4a ओमेगा अपॉन टी, ये 2π/t। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, दैट इज v इज इक्वल टू 4, मतलब ये 8a पाई अपॉन t²। आंसर यहाँ पे हमारा t² स्क्वेयर तो नहीं आना चाहिए, स्क्वेयर तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। इधर गलत हो रहा है कि हमारा मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन हमने ले लिया, टोटल टाइम ले लिया हमने 0 प्लस ये t/4 ही आएगा, ये ओमेगा 0 जाएगा t/4, 4a ओमेगा अपॉन टी, और ये ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा टी को हमने 2π/ओमेगा लिख दिया, तभी भी नहीं आएगा आंसर। यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, ओमेगा प्लस 0, फॉर्मूला सही लिया हमने, ए ओमेगा ले लिया। प्लस ओमेगा, पार्टिकल एवरेज में तो क्वार्टर सेंटर होगा, ठीक है। काम यहाँ पे ये ओमेगा
कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। Particle acceleration with time period t and amplitude a, the mean velocity of the particle average over a corner oscillation. Corner oscillation यहाँ पे t/4। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा बाद में देखते हैं, यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही है हमारे तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास, ब्लॉक को मास दिया है। देखो, a block of mass m is attached to a spring of constant k, free to oscillate with angular velocity omega in horizontal plane without friction or clamping. It is pulled to a distance x0 and pushed towards the center with a velocity v0 at time t is equals to 0. The amplitude of oscillation in terms of omega x0 0. ओके, ठीक है, फिर से रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? A block of mass 4 kg is attached to spring constant k. It's free to oscillate with angular velocity omega in horizontal plane without a friction or clamping. It is pulled to distance x0 and pushed towards the center with velocity v0 at time t is equals to 0. The amplitude of oscillation in terms of omega x0, okay, and v0. ठीक है, इट इज पुश टूवर्ड्स द सेंटर विद वेलोसिटी v0। ठीक है, एम्पलीट्यूड पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, पुश्ड टूवर्ड्स द, पुल्ड टू डिस्टेंस x0 एंड पुश्ड टूवर्ड्स द सेंटर, पुश्ड टूवर्ड्स द, ठीक है, पुश टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो हमारा मोशन है, मतलब देखो ये मीन है, उसको क्या कर दिया, पहले पुल कर दिया एक्सट्रीम की तरफ, ऐसा लेट्स से पहले उसको यहाँ पे एक्सट्रीम की तरफ पुल कर दिया, मतलब एक साइड को पुल कर दिया, उसको यहाँ से ऐसा पुल कर दिया, फिर उसको पुश कर दिया, फिर उसको यहाँ से ऐसा 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 उसका ये उसका एसएचएम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे मतलब वो एक्सट्रीम से उसका मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस हम यहाँ पे लेंगे कुछ e पोच दैट इज 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, एट t इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या बोला है, इट इज पुल्ड टू डिस्टेंस x0 एंड पुश टूवर्ड्स द सेंटर विथ v0 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एक एक इक्वेशन लिखते हैं हम। एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू x0, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो x0 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, a cos ऑफ फाइ, बिकॉज t तो 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा हमारे पास a cos ऑफ फाइ। ठीक है, x0 इज इक्वल्स टू a cos ऑफ फाइ, इसको इस तरीके से ही रखो, दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, दूसरी इक्वेशन दी है, दैट इज v0 की वेलोसिटी की एक कंडीशन दी है, दैट इज v ऑब्वियसली क्या होगा, ये dx बाई dt होगा इसका। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने इस डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट का, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल्स टू 0, एट टी इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू v0, यहाँ पे v0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ये फाइ आएगा सिर्फ, क्योंकि ओमेगा टी की वजह से तो ये ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, और कुछ दिया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा x0। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पूछा है हम यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, दैट इज a साइन ऑफ फाइ, दैट इज v0 अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज a साइन ऑफ फाइ, a साइन ऑफ फाइ, ये इक्वेशन बराबर दी, क्योंकि यहाँ पे push towards the center, okay, if it is pulled to distance x0 and pushed towards the center with velocity v0,
ठीक है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी देखो माइनस साइन के लिए देख रहा था मैं, तो यहाँ पे ये जो v है ये भी माइनस वी जीरो होने वाला है, बिकॉज ये फिर से पुश टूवर्ड्स हमने क्या कर दिया, इसको इधर पुश कर दिया है। तो अगर यहाँ से हम वेलोसिटी ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अब हम पुश उसको सेंटर की तरफ कर रहे हैं, तो ये माइनस वी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ हमें वी जीरो अपॉन ओमेगा साइन फाइव मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, दैट इज स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वी जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सिर्फ रहेगा ए स्क्वायर, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 1 होती है। सो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वी जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा आंसर, we'll get the final answer that a is equals to under root of x zero square plus v zero square upon omega square। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा आंसर है, आई थिंक आंसर x जीरो प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। ओके ठीक है, एक सिमिलर टाइप क्वेश्चन हमने पहले किया है, थोड़ा सा अलग है सिर्फ। नाउ a particle executing simple harmonic motion with time period t, the time period with which its kinetic energy oscillate। okay, देखो अभी ये हमारा एक लीनियर एसएचएम है, ये मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ पे कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, दैट इज मिनिमम होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कैसे होगी, मिनिमम होगी। मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखो लेट से अभी देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मैं टी ड्रॉ करता हूँ। लेट से मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। मीन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मीन टू में गया, फ्रॉम मीन टू पोजीशन में गया एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पे तो क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ से ग्राफ ऐसा आएगा, बराबर, ये एक्सट्रीम पे आ गया, बराबर, ये एक्सट्रीम पे आ गया, यहाँ पे ऐसा आएगा, ये यहाँ पे एक्सट्रीम पे आ गया ये, ठीक है। अब ये एक्सट्रीम पे आ गया। अब देखो ये E1 पे आ गया। अभी E1 से फिर से क्या होना है, रिटर्न जाने वाला है किधर, मीन पोजीशन की तरफ, राइट। तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है, उसकी वैल्यू फिर से वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे फिर से ग्राफ कैसे आने वाला है, मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा, फिर से यहाँ पे ग्राफ उसका इस तरीके से आने वाला है, बराबर। फिर से क्या होने वाला है, वो ये मीन पोजीशन पे गया, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, फिर से अभी वो मीन पोजीशन के एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, बराबर, ये मीन पोजीशन हो गई, फिर से वो क्या होने वाला है, दैट इज एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ गया, फिर से जीरो हो गया, फिर से मीन की तरफ आया। मतलब आप देखेंगे ये जो ग्राफ है पर्टिकुलरली, ये उसकी एक साइकिल बनती है, दिस इज वन साइकिल, और सिंपली यहाँ से एक साइकिल बन गई। मतलब और रेगुलर मोशन की हमारी साइकिल कैसी होती है, एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे उसकी साइकिल कैसी होती है हमारी, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा, तो ये सॉरी गलत कर दिया, ठीक है। तो ये उसकी वन साइकिल होती है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी की जो साइकिल है इसके हाफ है। तो ऑब्वियसली अगर इस साइकिल का टाइम पीरियड टी होगा, सो ऑब्वियसली इसका क्या इतना टाइम पीरियड होगा, इसका हाफ होगा,
इसलिए आंसर कितना आएगा, T/2 होगा, राइट। बिकॉज जो एनर्जी है, जो एनर्जी चेंज हो रही है वो इस टाइम पीरियड पे चेंज हो रही है, हाफ को एनर्जी चेंज हो रही है, राइट। उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक, उसका पीरियड कितना बनेगा, T/2 बनेगा, बिकॉज आफ्टर T/2 ये रिपीट होते जा रहा है ऐसा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। A block of mass m is hanging vertically by spring, or by spring of spring constant k. If the mass is made to oscillate vertically, its total energy is maximum at extreme position, maximum at mean position, minimum at mean position, same at all position. आंसर होगा ऑप्शन डी। हमेशा याद रखिए जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इन SHM इज कंजर्व, कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है, मतलब कि ये कांस्टेंट होती है, ये कितनी होती है, कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1/2 m⍵² a², या फिर 1/2 k⍵a², ये उसकी वैल्यू होती है टोटल एनर्जी की। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। लेकिन ये दोनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी कैसी होती है, टोटल एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट, दैट इज कितनी होती है वो, 1/2 ka² और 1/2 m⍵² a²। कीप इन माइंड दिस, ओके। Next question. For a particle executing simple harmonic motion, the displacement x is given by x is equals to a cos of omega t. Identify the graph which represents the variation of potential energy U as shown in the as a function of time t and displacement x. ठीक है, as function of time t and displacement x. देखो ग्राफ कौन से दिए, ये ग्राफ दिया है 2, ये ग्राफ दिया है 1, ये डॉटेड वाला 1 है, ये बोल्ड वाला 2 है, यहाँ पे ये डॉटेड वाला 4th है, और यहाँ पे बोल्ड वाला 3rd है। तो उन्होंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अभी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी इज, ये जो होती है मीन पोजीशन पे कैसी होती है, मिनिमम एट मीन पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है, सॉरी अभी हमें काइनेटिक का कुछ देखना नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है कैसी होती है, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो अभी ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। सो टेंशन t, ओके। और ग्राफ देखो इक्वेशन क्या है, a cos ऑफ ओमेगा t, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियली मैक्सिमम होगी, राइट। तो ऑब्वियसली दिस सेकेंड ग्राफ इज करेक्ट, बिकॉज अगर हम x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t अगर हम इस तरीके से इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ कैसे आने वाला है, पहले एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा, फिर वो मिनिमम पे जाएगा, फिर वो डाउन दूसरे एक्सट्रीम पे जाके फिर मिनिमम, और फिर दूसरे एक्सट्रीम पे आएगा, राइट। सो ऑब्वियसली उसकी एक्सट्रीम पे पोजीशन एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। यहाँ पे मिनिमम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसकी एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम ही होगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम ग्राफ देखेंगे तो उसकी जो एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर, दैट इज ग्राफ 2 एंड ग्राफ 4, ठीक है। नाउ अ ब्लॉक whose mass is 1 kg is fastened to spring. The spring has a spring constant 100 Newton per meter. The block is pulled a distance x is equals to 10 meter from its equilibrium position at x is equals to 0 on frictionless surface from rest at t is equals to 0. The kinetic energy and potential energy of block when it is 5 centimeter away from the mean position. ठीक है, ओके। सो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। देखो तो उन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको कितना ले लिया है, इट्स पुल टू डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। सो
ठीक है। सो सिंपली कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1/2 m ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो x हमें दिया है, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। x दिए हमें ऑलरेडी, और हमें k निकालना है। देखो k कैसे निकालेंगे हम, दैट इज हमें पता है, दैट इज k इज इक्वल्स टू होता है m ओमेगा स्क्वायर। k दिया है, सॉरी, हमें ओमेगा निकालेंगे हम। सो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k बाय m, राइट। सो अंडर रूट ऑफ k कितना दिया है 100, m कितना दिया है 1। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ओमेगा कितना आने वाला है 10 आने वाला है, राइट। सो एम्पलीट्यूड है हमारे पास is equal to distance x is equal to 10 centimeter from at x is equals to 0 friction rest t the kinetic energy and potential energy of the block when it is 5 centimeter। ओके, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड हमें ऑलरेडी दिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और x हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m, m मतलब 1, ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा 100 आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब दैट इज 100 माइनस 100 माइनस यहाँ पे x मतलब यहाँ पे 25 आएगा, दैट इज 75 अंडर रूट ऑफ यहाँ पे रहेगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगी, दैट इज ये 50 और ये अंडर रूट ऑफ 75, अंडर रूट ऑफ 75 मतलब 25 इंटू 3। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी, दैट इज 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 इंटू रूट 3, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 250 रूट 3, 250 रूट 3, 250 इंटू रूट 3, तो ये आएगा 250 इंटू रूट 3, मतलब रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, 250 और ये 1.732। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो इट विल गिव द आंसर ऑफ तो बोल रहे कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, फार्मूला ही गलत ले लिया। एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 12:45 AM। सो थोड़ी अब मुझे नींद आ रही है, तो थोड़ा सा मैंने फार्मूला यहाँ पे गलत ले लिया गलती से। और तुम लोगों ने भी मुझे नहीं बताया, कैसे बता पाओगे, बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं ले रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 m है 1, ओमेगा है 10, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे a मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 आएगा, x 5 है तो इसका 25 आएगा, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर यहाँ पे ये 10 टू द पावर -4 आएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर ही कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा आएगी 50 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4।
सो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1/2 इंटू 100 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। सो ये आएगा तो ये आएगा इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब ये 0.375 बराबर बाई 2 25 0.375। 0.375 है, क्योंकि तो 0.375 ऑप्शन डी में ही है, सिर्फ ऑप्शन डी में 0.375। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हमारी, दैट इज़ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो ये कितनी आएगी 1/2 m कितना है 1, ओमेगा कितना है 10, तो ये 100 इंटू एक्स कितना है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 25 इंटू 10⁻⁻2 का -4। तो यहाँ पे ये 100 इंटू 25 2500 डिवाइड बाई 2, या फिर इसको हम ये 50 इंटू 25, सो 250 इंटू 10⁻⁻4। सॉरी ये 125 होगा ना, 125 0 कैंसिल। तो ये 1/2 इंटू 15, सॉरी ये 1/2 तो कर दिया ना मैंने रे बाबा। तो ये 50 इंटू 25, तो यहाँ पे ये 125 0 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आएगी 0.125 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ रही है 0.125, लेकिन यहाँ पे इसका तो ऑप्शन 0.375, मतलब ठीक है यहाँ पे एक तो हमारी कोई तो पोटेंशियल एनर्जी गलत हो रही है, या फिर काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी कहीं पे तो गलत हो रही है। 1/2 m 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100 माइनस 25 नोट, ये 10⁻⁻4। ये 1/2 इंटू 100 दैट इज़ 50 इंटू 25 -4। नहीं, लेकिन ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 75। नहीं, ये तो इतनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन गलत होंगे फिर, ध्यान दो। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग इज nu1 if the length of the spring is cut into 1/2 the same mass oscillates with frequency। हमेशा याद रखिए, अगर एक स्प्रिंग को अगर आपने कट कर लिया हाफ लेंथ में, तो उसका जो है दैट इज़ जो लेंथ होती है स्प्रिंग की, ये एक ऐसा रिलेशन होता है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अगर L1/L2 इज इक्वल्स टू होता है दैट इज़ K2/K1। मतलब अगर देखो L1/L2 मतलब कितना हो गया देखो, मतलब जो L1/L2 कितनी दी है हमें यहाँ पे, L2 ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, दैट इज़ L/2 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अगर लिखूँगा L1/L2 इज इक्वल्स टू K2/K1। सो यहाँ पे L1 इज L, L2 इज L/2, ये 2 हो जाएगी यहाँ पे, K2/K1, तो ये कैंसिल।
तो यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ K1 इज इक्वल्स टू K2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो उनका जो K है दैट स्प्रिंग कांस्टेंट ये डबल हो जाएगा, राइट। ये कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, मतलब फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m, राइट। सो अगर फ्रीक्वेंसी उसकी 2 टाइम्स हो गई, सो उसकी जो उसके देखो फॉर्मूला क्या आ गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। सो अगर उसका k 2 टाइम्स हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी उसकी √2 टाइम्स ऑफ हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ μ1, √2 टाइम्स ऑफ μ1, राइट। तो आंसर विल बी होगा दैट इज μ2 अपॉन μ1 इज √2। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एंड जो रिमेनिंग हो गया हमारा, आई थिंक सभी MCQ हो गए होंगे। ओके एक ही बाकी, ठीक है चलो सॉल्व कर दे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इज 12 सेकेंड। ओके टाइम पीरियड दिया है हमें 12 सेकेंड। ऑन अर्थ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी टाइम पीरियड इफ इट इज टेकन टू द मून। देखो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया है 12 सेकेंड दिया है, और बोला है कि उसका टाइम पीरियड मून पे कितना होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, दैट इज द ऑसिलेशन ऑफ, देखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें समझेगा ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग is independent on ग्रेविटी, राइट। तो फिर ये मून पे हो या अर्थ पे हो, कहीं पे भी हो, उसका टाइम पीरियड दे विल नॉट चेंज। सो आंसर क्या होगा 12 सेकंड का 12 सेकंड ही रहेगा। ये उसका फॉर्मूला है, ये दिस इज द फॉर्मूला। और जो जो हमारा पेंडुलम होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड होता है किस पर, ग्रेविटी पर। यहाँ पे जो हमारी स्प्रिंग है उसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं होता। सो कीप इन माइंड, पेंडुलम का हमारा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। उसका फॉर्मूला डिपेंड होता है g पे, लेकिन स्प्रिंग का नहीं होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी 10 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन लेवल 3 खत्म हो जाते हैं, और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड मतलब हमारा नेक्स्ट वीडियो, राइट। हमें बस ये जो 11-12 का हमारा टाइम होता है, या फिर हमारा जो ये जो लाइफ का स्पैम होता है, इसमें हमें सिर्फ यही सीरियल्स देखनी है, यही वीडियो देखने हैं, यही मूवीज़ देखनी है, बाकी कोई सीरियल, बाकी कोई मूवीज़ नहीं देखनी है। सो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलो बाय।